चलो देखो, हमने लास्ट क्लास में कहाँ ख़त्म किया था, याद है कुछ? लास्ट क्लास में क्या ख़त्म किया था? पढ़ के नहीं आते थोड़ा बहुत? क्लास में आया करो तो एक बार थोड़ा सा कुछ तो पढ़ के आया करो। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? आप लोग पढ़ नहीं रहे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा इसलिए नहीं पढ़े। चलो भैया गलती हमारी है। चलिए ध्यान देखो क्या क्या खत्म करेंगे पूरा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ आज सब खत्म कराएंगे आज। डरो नहीं, पीपीटी है, जल्दी खत्म हो जाता है। चलो मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हो जाओ, इतना कंटेंट है। देखो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी को अभी हम कहाँ तक सीमित थी, जब हम सर्कुलर फ्लो वाला इनकम देख रहे थे तो उसमें 2 सेक्टर मॉडल देख रहे थे, फिर 4 सेक्टर मॉडल देख रहे थे। तो उसमें एक सेक्टर कौन सा आ रहा था? एक्सटर्नल सेक्टर आ रहा था, उसे ही फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। जब इकोनॉमी आपकी खुली अर्थव्यवस्था हो, यानी कि दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो केवल इकोनॉमी आपके बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं रह जाती, तब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाता है। ठीक, आपके लोग वहाँ पे जाके सेवा देते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके सेवा देते हैं, आपका सामान वहाँ बिकने जाता है, वहाँ का सामान यहाँ बिकने आता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो होती है, इसे पूरी एक्टिविटी को समझते हैं हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक, तो जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम समझेंगे एक करके कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सबसे पहले एक वो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीट। ठीक, तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ऑफ बैलेंस जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, नाम से पता चल रहा है पेमेंट का बैलेंस। ठीक, मानो ये इंडियंस बैठे हैं, ये इंडिया है पूरी टेरिटरी और ये फॉरेन टेरिटरी है। ठीक, तो आप यहाँ पे आके इस वाले इंडिया में सेवा दे रहे होंगे, ये लोग उठ के यहाँ पे आ रहे होंगे सेवा दे रहे होंगे, आप यहाँ से कुछ खरीद रहे होंगे, आप यहाँ कुछ बेच रहे होंगे, तो ऐसे एक्टिविटी चल रही होगी। मानो ये यूएसए है तो ये इंडिया है, तो दोनों के बीच में जो पेमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स के फॉर्म में, सर्विस के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में जो हो रहा है, उसी को हम जब देखते हैं कि किधर ज़्यादा है किधर कम है, किसके पास है किसके पास नहीं है, तो जब यही हम देखते हैं कि बैलेंस क्या है, क्या इंडिया ज़्यादा ले रहा है या ये इंडिया ज़्यादा ले रहा है या यूएसए ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो किसके पास चीज़ों का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। समझ रहे हो मैं क्या कहने का मतलब है कि जैसे हम इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के पास दूसरे देश की करेंसी आ रही है कि इंडिया की करेंसी दूसरे देशों में जा रही है, इंडिया के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं तो कितना पैसा आ रहा है या कितनी करेंसी भेज रहे हैं, और बाहर के लोग इंडिया में काम करें तो इंडिया करेंसी बाहर कैसे भेज रहे हैं। ठीक, तो इस टोटल जब हम सम करते हैं ना और देखते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देखते हैं तो 2 अकाउंट देखते हैं सरकार के, एक तो उसके करंट अकाउंट बैलेंस देखते हैं और दूसरा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक, तो जब हम करंट अकाउंट बैलेंस में देखते हैं तो उसमें हम ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं, गुड्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि जब हम ट्रेड बैलेंस की बात, ऑफ हो गया क्या, चार्ज भी नहीं आ रही है, चार्ज नहीं लगाए थे ये लोग लग रहा है। अभी कुछ देर ऑन ही नहीं होता है। हटाओ, अभी चार्ज हो जाने दो, चार्ज नहीं है। थोड़ा पास आ जाओ, मुझे ही बोलना पड़ेगा। देखो सुनाई दे रहा है, जब हम करंट अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं तो उसमें ट्रेड बैलेंस, जो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है, ट्रेड यानी कि व्यापार, गुड्स एक्सपोर्ट माइनस गुड्स इंपोर्ट,
ट्रेड का जब हम बैलेंस देखते हैं कि ट्रेड व्यापार का बैलेंस क्या है, तो उसमें से हम गुड्स का जो एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि दूसरे देश में हमने जो एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, और उसको घटा देते हैं माइनस किससे, गुड्स इंपोर्ट से, यानी कि जो हम बाहर से लेके आए, तो वो हमारा क्या बताता है, ट्रेड बैलेंस, यानी कि इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स माइनस इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, बाहर से, चाइना से, रशिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, ऐसी कंट्रीज से हम अपना इंपोर्ट ले रहे होंगे। तो जो हम इंपोर्ट को घटाते हैं किसमें से, अपने एक्सपोर्ट्स में से, तो उससे पता चलता है कि ट्रेड का बैलेंस क्या है। कहते नहीं है कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ डेफिसिट में है, निगेटिव में है, इंडिया चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उसको एक्सपोर्ट कम करता है, तो वही ट्रेड बैलेंस बताता है कि हम कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या कहाँ से ज़्यादा, कहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इसी को जब हम नापते हैं तो ट्रेड बैलेंस का पता चलता है। और ध्यान रखना, इसमें जो माइनस और जो ये प्लस साइन लगा है ना, माइनस साइन इंक्रीज को शो करता है और प्लस साइन यहाँ पे डिक्रीज को शो करता है इस सीट पे। ठीक, जो गवर्नमेंट जब ट्रेड बैलेंस, और ये कोई वो नहीं है, ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है। ठीक, कोई ऐसा रूल नहीं है इसका, ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशन चला आ रहा है कि जहाँ माइनस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज शो कर रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे -135.6 दोनों का अंतर दिया है ट्रेड बैलेंस, ये एक्चुअल सीट है इंडिया की। तो यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, ट्रेड डेफिसिट, और क्या है, इनविजिबल सरप्लस, यानी कि ट्रेड और इनविजिबल सरप्लस क्या होता है, इनविजिबल बैलेंस जो होता है, देखो एक तो ट्रेड बैलेंस है, दूसरा है एक क्या नाम है, इनविजिबल बैलेंस, जिसमें सर्विस ABC और ट्रांसफ़र और इनकम, सर्विसेज जो हम दूसरे देशों में सेवा दे रहा है इंडिया का पर्सन, ठीक, और ट्रांसफ़र यानी कि जो इंडिया का पर्सन दूसरे देश में क्या कर रहा है, रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर रहा है, इनकम वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रही है, वो सारा जो है हमारा इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस जब हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनविजिबल। और सेम यही चीज़ इंडिया में भी कोई अदर पर्सन कर रहा होगा, इंडिया में बाहर का पर्सन रह के, कोई फॉरेन पर्सन जो यहाँ पे, जैसे ये चीज़ों तो जो इंडियन बाहर जाएंगे वो यहाँ इंडिया के लिए देंगे, और यहाँ पर जो US का या ब्रिटेन का कोई पर्सन काम कर रहा होगा वो ब्रिटेन के लिए करेगा। तो जब उसी का अंतर देखते हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है, वो किस फॉर्म में, जब इनविजिबल हो, ट्रेड में केवल गुड्स होते हैं, और जो हमारा इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल यानी कि सर्विस वाली चीज़ें, तो जब हम सर्विस देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सर्विस में, तो जो हमारा ट्रेड में है करंट अकाउंट डेफिसिट, ओवरऑल ट्रेड में डेफिसिट है और इसमें इनविजिबल में सरप्लस। इसका मतलब क्या है, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको क्या करता है, इंपोर्ट कर रहा है। भाई इसमें हम क्या हैं, घाटे में ना हैं, इसे क्या, व्यापार घाटा हमारा, ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा। तो हम जिस कंट्री के साथ व्यापार घाटे में हैं उससे हम क्या कर रहे होंगे, उससे हम गुड्स ज़्यादा ला रहे होंगे और उसको गुड्स कम दे रहे होंगे, ठीक, जैसे चाइना के साथ। और सेवा में क्या है, इनविजिबल में हम सर्विसेज ज़्यादा दे रहे होंगे और व्यापार उससे सर्विसेज कम ले रहे होंगे। तो यानी सर्विसेज यानी कि इंडिया के लोग दूर दूर जाके देशों में क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उससे हमारे पास मोस्ट ऑफ द इनकम आ रही है, ठीक। ट्रेड में हम डेफिसिट रहते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस था। अब देखो कैपिटल, दो पार्ट है बैलेंस ऑफ, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं तो दो अकाउंट को मेनली चेक करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फिर जब दोनों को मिलाते हैं, अभी तो हम कैपिटल अकाउंट में देखे ट्रेड और सर्विस से, अब फिर हम कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे विदेश से कुछ यहाँ पे, कैपिटल का मतलब है कि एसेट फॉर्म होगा, ध्यान रखना, जहाँ भी कैपिटल लग जाए ध्यान रखना यहाँ पे एसेट आएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, तो जब उसे एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और दूसरा पोर्टफोलियो के माध्यम से। ये सब पढ़ा है कि नहीं, FPI FDI, एक एक करके बताता हूँ, डोंट वरी। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल यानी कि पूंजी बैंक की, और दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो हम दूसरे देशों से शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो जो ये सेम काम हम कर रहे हैं वही सेम काम दूसरा कंट्री भी हमसे कर सकता है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट पर देखते हैं तो उसमें हम ट्रेड और सर्विसेज को करंट अकाउंट में रखा जाता है, और जो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रखा जाता है। बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक्सटर्नल असिस्टेंट, किसी दूसरे देश द्वारा प्रोवाइड किया गया
असिस्टेंस मतलब जो मान लो क्राइसिस सिचुएशन में कोई सहयोग दिया गया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉइंग, हम दूसरे देशों से जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल रूप से बोरोइंग किए हैं, ठीक। अदर आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट, अदर आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कौन कैपिटल अकाउंट में आएगा, कौन करंट अकाउंट में आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो गुड्स सर्विस हमारे जो रिलेटेड होंगे, तो बताओ टूरिज्म किस में आएगा, हाँ करंट अकाउंट में। तो हेल्थ किस में आएगा, हेल्थ करंट अकाउंट में। किस वाले पार्ट में, विजिबल या इनविजिबल, इनविजिबल। तो क्लियर है ना। तो जैसे हम सर्विस, हमारे यहाँ कोई सेम यही चीज़, जैसे हम किसी से सर्विसेज किसी को दे रहे होंगे, किसी से ले रहे होंगे, तो जब हम उसी का जब अंतर निकालते हैं कि हम कितना सर्विस दे पा रहे हैं और हम कितना व्यापार दूसरों को दे पा रहे हैं और कितना ले पा रहे हैं, तो वो जब अंतर देखते हैं करंट अकाउंट पर और कैपिटल दोनों को मिला के, उसी को हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी ओवरऑल इनकमिंग और आउटगोइंग को। समझ गए ना। सर्विस इनपुट देखो एक तो क्या, और ये बताओ मान लो कोई कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक, और एक वो हॉस्पिटल खोल देती है, ठीक, तो वो किस में जाएगा, हाँ कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मानो ये बताओ कोई कंपनी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, ठीक, उसका कोई शेयर खरीदती है, तो वो क्या होगा, हाँ कैपिटल में होगा। तो कैपिटल में होगा और वो किस में होगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट है वो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब कंपनी खुद आके यहाँ पर क्या करे, कंट्रोल ले उस, मतलब जो भी अपना कैपिटल का परफॉर्मेंस, यानी कि कैपिटल लेके आए, कैपिटल यानी कि यहाँ पे अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लेके आए। और इसमें क्या होता है, फॉरेन में केवल वो स्टेक खरीदता है, कंपनी में क्या करता है, शेयर खरीदता है कि कंपनी का इतना शेयर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, वो कंपनी का पार्ट होगा, कंपनी के डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक। हाँ हाँ नियम है, उसके रूल्स हैं, बता रहा हूँ, हैं रूल्स हैं, बता रहा हूँ, एक मिनट। अभी पूरा है, आगे है पूरा, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज में समझाया, अब एक पेज को कई पेज में लिखा है, उसको समझो पहले। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझे, क्लियर था, अब वही लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हो रहे थे। ट्रांजेक्शन दो वे होता है, जरूर नहीं कि हम ही कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट आ रहा होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट जा रहा होगा, या वहाँ यहाँ पे सर्विस जा रही होगी, वहाँ से सर्विस आ रही होगी। तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। हम अपने कंट्री से पूरे देशों में, पूरे देशों से जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी का जो लेखा जोखा होता है, कि उसी लेखा जोखा को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और वो लेखा जोखा दो तरीके के अकाउंट पर देखा जाता है, किस पे, एक कैपिटल, एक करंट। कैपिटल में हम क्या रखते हैं, जो कैपिटल फॉर्म करे, इंडिया के लिए जो कैपिटल बनाए, डायरेक्ट पूंजी बना रही हो, जैसे कॉमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं तो इंडिया की पूंजी हुई कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल उसमें जाएगी, कौन से रेवेन्यू में, कैपिटल रिसिप्ट वाले में जाएगी, बोरोइंग वाले, ठीक। तो वही कह रहा हूँ कि जो हम कैपिटल लेके आ रहे हैं वहाँ से, वो हमारा किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। और जैसे मान लो हम वहाँ से सर्विस ले रहे हैं, वो इनविजिबल का किसका पार्ट है, करंट का। तो वही कह रहा है, इंडिया का रिलेशन ट्रेड में और सर्विस में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वल टू BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, एक साल के अंतर्गत ये देखा जाता है बैलेंस पेमेंट। BPO हैज 2 मेजर अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल या फाइनेंस अकाउंट। और एक और इसमें एरर एंड ओमिशन होता है, इसको मत समझो। एरर एंड ओमिशन वो होता है कि जब कंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही से मापने में त्रुटि कर दे, तो एरर एंड ओमिशन का एक ऑप्शन दिया होता है कि उसमें एरर और ओमिशन लगा दो। तो जो हमारा कितने पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, 2, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये टेक्स्ट बुक्स में होते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मेनली। अब करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे देखना, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फिजिकल गुड। फिजिकल गुड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो हमारा किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स मेडिसिन, अगर एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया को क्या होगा,
क्रेडिट होगा, पैसा मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा यानी कि क्रेडिट होगा। और अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा क्रूड ऑयल तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि इंडिया के अकाउंट कैपिटल अकाउंट से डेबिट, इंडिया के कैपिटल अकाउंट से हट गया, और इंडिया अगर एक्सपोर्ट किया तो इंडिया के कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया। ऐसा समझ आ रहा है ना? बताओ हाँ वो बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे समझ। सर्विसेज, तो कैपिटल अकाउंट में एक तो गुड्स आया और दूसरा सर्विसेज, जैसे आईटी सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये किसका है? सर्विसेज के इनविजिबल पार्ट का। तो ये भी किस में आएगा हमारा? और यही सर्विसेज हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहे होंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे होंगे। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट आर द मेजर एग्जांपल ऑफ द सर्विस एक्सपोर्ट। इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट्स है इंडिया का, वर्ल्ड का, ठीक। इंडिया सबसे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स करता है, ठीक, मेजर एक्सपोर्ट्स है। देखो पहला क्या आया इसमें? गुड्स एंड सर्विस। तीसरा प्राइमरी इनकम, जैसे इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स, ये सब जो हमारा इनकम आता है, वेज आएगा वहाँ से, इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें, और जो डिविडेंड मिलेगा हमें, और जो प्रॉफिट्स मिलेगा वो हमें कहाँ आएगा? एन इंडियन कंपनी रिसीव्स इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ है? क्रेडिट, किस अकाउंट में? किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में। तो ये हमारा करंट अकाउंट में कौन कौन पार्ट आते हैं वो दिया है। सेकेंडरी इनकम और ट्रांसफर इनकम। सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर वेयर द नथिंग रिसीव्ड इन रिटर्न, यानी कि रेमिटेंस, गिफ्ट और डोनेशंस, फॉरेन एड, ये जो हमें मिलते हैं ये किसके पार्ट हैं? किसके पार्ट हैं? ये सब करंट अकाउंट के। ये देखो ध्यान से, ये चारों करंट अकाउंट के पार्ट हैं, ठीक। एग्जांपल, एन इंडियन वर्कर वर्क्स अब्रॉड एंड सेंड मनी टू द फैमिली, तो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक। तो जो रेमिटेंस होता है, गिफ्ट होता है, डोनेशंस होते हैं, रेमिटेंस होते हैं, फॉरेन एड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट, डिविडेंड, वेज, आईटी सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, गुड्स, ये सब किसके पार्ट्स हैं? करंट अकाउंट में। यहाँ पे जो चीज़ें भी लेन देन होंगी उसका पैसा करंट अकाउंट में आएगा अगर लेंगे बाहर से, और जाएगा अगर हम उसको बाहर से अंदर इंपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया में। क्लियर? तो वो पैसा यहीं से कटेगा, बढ़ेगा, ठीक। रेमिटेंस इनटू इंडिया, रेमिटेंस समझो। रेमिटेंस refers to the transfer of money by individual who are living and working in other country, usually as a migrant, back to their home country। जो वो अपने रेमिटेंस जान रहे हो ना, जो दूसरे देशों में अपने देश के लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे काम के बदले में क्या मिल रहा है इंडिया में, वो पैसा भेज रहे हैं, ठीक। जो देखो इंडिया का जो रेमिटेंस है, इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेप्ट, ये तो डेप्ट है, रुको, जो इंडिया का टोटल ओवरऑल रेमिटेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा यूएई से, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरबिया। ये चार के शुरू के याद रखना, ठीक। सबसे ज़्यादा इंडिया में रेमिटेंस यूएसए से, फिर यूएई से, ठीक। तो यूके और फिर सऊदी अरबिया, ये उसका वो दिया है, ठीक। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? तो बताओ हेल्थ केयर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। इंटरेस्ट पेमेंट, वेज, करंट अकाउंट। तो ये सब ध्यान रहेगा ना, करंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन कहाँ जोड़े जाएंगे? करंट अकाउंट में, ठीक। अब कैपिटल अकाउंट समझते हैं। कैपिटल या फाइनेंशियल, दिस रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द फाइनेंशियल एसेट। जब फाइनेंशियल एसेट का ट्रांजैक्शन होगा ना, तब हम उसको किसमें काउंट करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। एंड लाइबिलिटीज़, और जो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हो, जैसे बोरोइंग कर रहे थे हम, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, वो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा था वापस पे करने की, तो दिखाया था ना उस लिस्ट में, नीचे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग था। तो एग्जाम्पल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया। जब डायरेक्टली वो आए, मतलब एग्जाम्पल, अ जापानीज कंपनी इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, आके फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, तो वो किस में किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इनफ्लो में। और ये हमारा क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर परचेजेस इंडियन शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़। जब वो डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करे, इंडिया के कुछ बॉन्ड्स खरीद ले, शेयर्स खरीद ले, गवर्नमेंट के स्टेक्स खरीद ले, तब वो क्या है? हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट में वो फिजिकली रूप से प्रेजेंस होगा, फिजिकल प्रेजेंस होगा कंपनी का, और उसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, ठीक। एक्सटर्नल बोरोइंग क्या है?
किस में आएगा, तो हमारा ये FPI इसमें किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट। और एक्सटर्नल बोरोइंग किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट। एक्सटर्नल इंडियन गवर्नमेंट कंपनी बोरोज फ्रॉम अब्रॉड, वो किसका है, कैपिटल अकाउंट। ये लाइबिलिटी क्रिएट करेगी गवर्नमेंट पर, ये एसेट क्रिएट कर रहे थे दोनों गवर्नमेंट के लिए, ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो बैंकिंग कैपिटल, जो बैंकिंग के कैपिटल्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो, और क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है, ये सब हमारे इसमें आते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम काउंट करते हैं। ठीक, तो क्लियर, कैपिटल अकाउंट में जो एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे होंगे वो सारे इसमें आएंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट के दो तरीके जो मैंने देखा उसको समझ लो, पूछता है फॉरेन इन्वेस्टर टू टाइप के, एक तो FDI, दूसरा FFI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो कैरेक्टरिस्टिक एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 बताता है कि कंट्रोल दीज होल्ड्स, मतलब जो कंट्रोल थ्रेशोल्ड का इसका वैल्यू होता है किसमें, लिमिट ऑफ 10% या इक्वल टू एबव 10% और सिग्निफिकेंट कंट्रोल टू FDI, यानी कि अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है कंपनी का 10% से मोर देन है तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल, और वो क्या होगा, FDI को होगा। और अगर बिलो द 10% है किसी कंपनी के स्टेक में तो वो क्या होगा, FII। वो कौन डिफिनेशन दे रहा है, कंपनी एक्ट 2013। देखो यहाँ पे है, अगर ऑनरशिप का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है कितना है, ग्रेटर देन 10% स्टेक है तो वो किस में आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और अगर लेस देन 10 है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, मान लो ये स्टेक कम हुआ पहले से तो किस में चला जाएगा, हाँ किस में जाएगा, अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है 10% से कम हुआ, स्टेक 10% से कम हुआ तो किस में जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। यही बात है, ध्यान रखना कि लेस देन 10 होगा तो इसमें चला जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है क्योंकि जब शुरू से जिसमें है उसी में रहता है। ठीक, इंटेंशन, इसका इंटेंशन क्या होता है, इंटेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, वो कंपनी में क्या करेगा, कंट्रोल चाहेगा FDI के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो इंटेंशन टू कंट्रोल, कंपनी में वो कंट्रोल नहीं चाहता है। कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा, घटेंगे तो मेरे को लॉस होगा। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और ये हॉट मनी उसे बोलते हैं जो शेयर मार्केट में क्या की जाती है, लगाई जाती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म जो वोलाटाइल होती है, बहुत चेंज होती है। ठीक, वो शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हॉट मनी जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हो, वोलाटाइल हो। ठीक, अप्रूवल प्रोसेस क्या है, अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट से इसका अप्रूवल, और इसका लेस कम्बरसम अप्रूवल, दो तरीके के, एक ऑटोमेटिक रूट और एक डायरेक्ट रूट होता है। ठीक, अप्रूवल का तो डायरेक्ट रूट में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक रूट में इनको ऑटोमेटिकली मिलता है, डायरेक्ट रूल में गवर्नमेंट से कुछ परमिशन मिलती हैं। ठीक, सेक्टर लिमिट्स, इसमें कुछ लिमिटेड इन वेरियस सेक्टर्स, यानी कुछ सेक्टर्स में ही लिमिटेड हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में रेलवे और उसमें से क्या इनका पार्टिसिपेशन है। तो कुछ सेक्टर्स को जैसे अल्कोहल इन सब में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं FDI को। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना शेयर ले सकते हैं इस पर लिमिट FFI में लगा है। ठीक, जैसे 51% किसका रहेगा, इंडियन का रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। ठीक, व्हाट इट ब्रिंग्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो FDI क्या लाता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा इंडिया में। तो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, FDI अच्छा रहेगा कि ये FII, हाँ FDI, क्योंकि ये इंडिया के लिए क्या है, एसेट क्रिएट कर रहा है, एसेट आ रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी आएगी, सबको रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी इंडिया को दे रहा है। लेकिन ये क्या है, पैसा लगाया, फ़ायदा नहीं हो रहा है, बेच के चला गया, कोई मतलब ही नहीं है, किसी को रोजगार न मिला न कुछ मिला। अपॉर्चुनिटी टू अर्न, ये केवल अपॉर्चुनिटी देता है। और ये क्या है, स्कोप क्या है, स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, ये वेरियस सेक्टर में जैसे प्राइमरी टर्शियरी, और ये क्या है रेगुलेटेड, और ये क्या है ये रेगुलेटेड बाय सेबी, तो इसका रेगुलेशन होता है हर सेक्टर में नहीं, जो लिस्टेड कंपनी है वहीं पर ये शेयर ले सकता है, जैसे सेबी और RBI रेगुलेट करते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट लिमिट इम्पोज्ड ऑन FDI इनफ्लो, FDI इनफ्लो पर भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन कैन बाई
ओनली ए लिमिट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, जो शेयर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको एक लिमिट में और यहाँ पर भी एक लिमिट में भी होल्डिंग रख सकते हैं। क्या क्या होल्डिंग होती है? जो एक 51 और 49% होती है, और 74 और 75% वाली होती है। ये सब पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? देखो एग्जाम्पल देखो, FDI लिमिट्स द इंस्ट्रूमेंट 74%, यानी कि FDI किसी कंपनी में 74% तक अलाउड है, ठीक। और जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि डिफेंस, उसमें क्या डिफेंस ऑफेंस के लिए है ये, ठीक। और उसमें जैसे क्या नाम है, अदर सेक्टर्स हैं, उसमें 51% इंडियन स्टेक रहेगा, 41% फॉरेन स्टेक रहेगा, जिससे कि ये रहे कि इंडियन का स्टेक ज़्यादा है, ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट समझो। अब करंट अकाउंट, तो अब जो करंट अकाउंट पर हम इंपोर्ट कर रहे थे, करंट अकाउंट, ध्यान है, करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आ रही थी, तो गुड्स एंड सर्विसेज में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? करंट अकाउंट एक्सपोर्ट जो करेंगे तो डेफिसिट हो जाएगा, सरप्लस होगा, करंट अकाउंट सरप्लस। और अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे डेफिसिट। और अगर हम कैपिटल अकाउंट में सर्विस, जो हमारा बोरोइंग था, जो टर्शियरी से जो जितने भी उसमें आ रहे थे कैपिटल अकाउंट में, जो एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, उसमें हम ज़्यादा ले रहे थे। अगर मान लो हम बोरोइंग ले रहे हैं और रेमिटेंस कम भेज रहे हैं, तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, हाँ हाँ, डेफिसिट हो जाएगा। और जब हम ज़्यादा किसी को, दूसरे कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं? उधार प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे से हम वहाँ से रेमिटेंस अंदर ले रहे हैं, तो क्या होगा? सरप्लस में। तो वही बता रहा है ये कि करंट अकाउंट पेमेंट जब क्या हो जाए, करंट अकाउंट में आने वाला जो पेमेंट है वो ज़्यादा हो जाए, किससे? करंट अकाउंट रिसिप्ट से। समझ रहे हो? जो करंट अकाउंट में प्राप्तियाँ हैं, वो जो हमारा पेमेंट है वो ज़्यादा हो, यानी कि हमें देना ज़्यादा पड़ रहा है जो हमें आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट पर डेफिसिट। और जब यही ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा? बस सरप्लस हो जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस। एग्जाम्पल याद दिया है, मानो इंडिया अंश एक्सपोर्ट से 100 रुपये, सर्विस से 50 रुपये, रेमिटेंस से 20 रुपये, टोटल 170 रुपये किस में आए? करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट से जाएंगे, इंपोर्ट किया 220 रुपये का और अदर पेमेंट्स किया 30 रुपये का, तो कुल 250 रुपये का टोटल पेमेंट बना। जाने वाला, आने वाला कितना था? और जाने वाला 80 रुपये का करंट अकाउंट डिफिसिट में चला गया इंडिया। ये था करंट अकाउंट सरप्लस, समझ गए जो बताया मैंने। बीपीओ सरप्लस वर्सेस बीपीओ डेफिसिट। अब जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को जोड़ के हम देखते हैं कि दूसरे देशों से कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस कैपिटल अकाउंट पर जो लाइबिलिटीज़ और एसेट क्रिएट हुए हैं, दोनों का जब, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, हम इसको इस टर्म देखते हैं कि जब हम देखेंगे पूरा ओवरऑल हम फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, यानी कि जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आई है वो ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? आउटफ्लो से। यानी कि जो अपने इंडिया में जो करेंसी थी फॉरेन, इंडिया का फॉरेन रिजर्व, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? फॉरेन करेंसीज में करेंगे, अपने इंडियन करेंसी में कैसे होगा भाई? जो लेगा अपने करेंसी में लेगा, डॉलर में करेंगे, या तो डॉलर में या तो उस देश की करेंसी में। तो जब हम बीपीओ देखते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल और करंट दोनों पर देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो पैसा फॉरेन करेंसी के रूप में क्या है? इंडिया में आया है। जो इंडिया अगर इनफ्लो ज़्यादा रहेगा आउटफ्लो से, इंडिया में जो फॉरेन करेंसी हैं उससे अगर वो आउटफ्लो से ज़्यादा रहेगा इनफ्लो, तो वो क्या होगा? हमारा क्या होगा? सरप्लस होगा। यानी कि हम बाहर की करेंसी हमारे पास ज़्यादा हैं, आउटफ्लो हमारा कम हो रहा है, तो हमारा वो क्या होगा? सरप्लस होगा। अब बीपीओ डेफिसिट कब होगा? फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है आउटफ्लो क्या है? यानी कि जो विदेशी फॉरेन करेंसी है हमारे पास वो बाहर जा रही हैं। बाहर कब जाएंगे? हम जब बाहर से गुड्स खरीदेंगे तो बाहर जाएंगी, ज़्यादा खरीद रहे हैं मतलब ज़्यादा जा रही हैं, तो जब ज़्यादा जाएंगी तो इनफ्लो से ज़्यादा जाएंगी, यानी कि प्राप्ति से इनफ्लो, इंडिया में आने से ज़्यादा इंडिया से करेंसी जा रही है, तो क्या होगा? करंट बीपीओ पर डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सेम कैपिटल अकाउंट पर होगा कि कैपिटल अकाउंट में कितना ले रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट और सरप्लस होगा। ठीक। हिस्टोरिकली कंट्रीज फेसिंग परसिस्टेंट बीपीओ प्रॉब्ली में नीड,
जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम झेल रही हैं उनको क्या आवश्यकता हो सकती है? फॉरेन कंट्री से बोरोइंग ले सकती हैं, या आईएमएफ से असिस्टेंट मिल सकता है उनको, आईएमएफ उनको दे दे। और ये रिज़र्व यूटिलाइजेशन जो आईएमएफ में रिज़र्व रखे जाते हैं, जैसे क्या नाम है, क्या एचडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इस ये सब पढ़ा है ना, एचडीआर नहीं पढ़ा है? एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, या तो एक्सचेंज रेट एडजस्ट करे वो, अपने करेंसी का वैल्यू गिराए या अपने करेंसी का वैल्यू बढ़ाए। उस तरीके से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या, जो डेफिसिट है उसको मीट किया जा सकता है, डेफिसिट को बनाया जा सकता है। पॉलिसी करेक्शन, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में करेक्शन करके। ठीक, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर है? चिल्लाने में थोड़ा एनर्जी लगती है, बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, अब वो भी लगातार। चलो चलो देखो, क्रेडिट वर्सेस डेबिट, क्रेडिट वर्सेस डेबिट को समझो। मनी कमिंग टू इंडिया मीन्स क्रेडिट, और जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो क्रेडिट होगा इंडिया में, यानी कि इंडिया के कैपिटल अकाउंट में आएगा, या वो किस में आएगा? एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विस का करंट अकाउंट में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया किस में आएगा? हाँ, कैपिटल अकाउंट में। और रेमिटेंस रिसीव्ड, हाँ, रेमिटेंस किस में आएगा? करंट में आएगा। तब ठीक, सर्विस एक्सपोर्ट करंट। ठीक, डेबिट में क्या होता है? मनी गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जब इंडिया से मनी वापस जाए। तो कब वापस जाएगा? जब हम क्या करें? इंपोर्ट कर लें। इंडिया इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इंडिया से का कोई पर्सन विदेश में इन्वेस्ट करें। और पेमेंट ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे जो हम आईएमएफ या किसी कंट्री से लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट देंगे तो भी पेमेंट वापस जाएगा, यानी कि हमारे कहाँ से डेबिट होगा? वो कहाँ से डेबिट होगा? किस अकाउंट से? ये पेमेंट ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट करंट से ये जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट कैपिटल अकाउंट से ना होगा, बोरोइंग। ये किसका पार्ट है? ये लाइबिलिटी ना क्रिएट कर रहा है। एसेट और लाइबिलिटी किस में क्रिएट हो रही थी? कैपिटल। तो रेमिटेंस सेंड टू अब्रॉड, तो वो किसका है पार्ट है? रेमिटेंस बाहर जा रहा है इंडिया से, तो वो भी किसका है? हमारा। ठीक, ट्रेड बैलेंस वर्सेस करंट अकाउंट बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, और इट इंक्लूड्स द ओनली गुड्स। और करंट अकाउंट बैलेंस में क्या देखते हैं हम? गुड्स प्लस सर्विसेज। ध्यान रखना, ट्रेड बैलेंस में केवल गुड देखते हैं, और जब करंट अकाउंट बैलेंस देखते हैं ना तो उसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। ठीक, तो देयरफॉर द बैलेंस इज अ, जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो किसका पार्ट हुआ? ट्रेड बैलेंस किसका पार्ट हुआ? ट्रेड बैलेंस इज द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज दोनों इंक्लूड है, ट्रेड में केवल गुड्स इंक्लूड है। ध्यान है ना, इधर ध्यान रखो, समझो। ये समझ में आ गया था? क्लियर था? और ये देखो, ये दिखा रहा है जब ये माइनस लगा है ना, यानी कि -63.5 इंक्रीज इन फॉरेक्स, तो लास्ट में 63.5 मान लो बिलियन, 63.5 बिलियन का इंक्रीज इन फॉरेक्स। तो भारत को इतना माइनस में लगा है, तो यानी कि क्या है वो? सोज द इंक्रीज। तो इंडिया में इंक्रीज दिखा रहा है कि इंडिया को इतना फॉरेक्स मिला, किस पे? पूरे बीओपी पे। ये करंट अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़ घटा के जो फाइनल हमको प्राप्त हुआ इंडिया में पैसा, वो विदेशी करेंसी, वो कितना था? 63.5 बिलियन। समझ गए? एग्जाम्पल के रूप में ये सब बताया। ठीक, ये कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट में हम सरप्लस हैं, और हम करंट अकाउंट में ट्रेड में डेफिसिट हैं, और हम इनविजिबल में सरप्लस हैं। ठीक, यानी कि सर्विसेज हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो देगा स्टेटमेंट इंडिया इज ए सरप्लस इन अ करंट अकाउंट। सरप्लस है? नहीं कह सकते।
अगर कहेगा इंडिया इज सरप्लस इन सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक, इंडिया इज सरप्लस इन ट्रेड बैलेंस ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज, सरप्लस है, प्लस है यानी कि इंक्रीज है, ठीक, यानी कि इंडिया उसमें है, ठीक। तो क्लियर हो गया। दोनों में कैपिटल अकाउंट में हम क्या देख रहे थे, एक तो ट्रेड बैलेंस देख रहे थे, दूसरा क्या देख रहे थे, ये करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस, दूसरा क्या देख रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, ठीक, ये देख रहे थे। और जब दोनों को सरप्लस, इसका जो मान लो इस पे हम सरप्लस में, इसमें हम माइनस में थे, इसमें पॉजिटिव में थे, दोनों को जोड़ घटा के ओवरऑल कितना निकल गया, -63। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, वहाँ तक दिमाग जाना चाहिए। देखो ये देखो, अब एक पेज में सब समराइज है, इसको ध्यान रखना। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे पूछेगा। एज वेल एज द रिकॉर्ड ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है उनका रिकॉर्ड रखता है किसमें, करंट अकाउंट में। कंपोनेंट क्या आता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जो दोनों तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक। ट्रांसफर पेमेंट जैसे रेमिटेंस, एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो यानी कि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो करंट अकाउंट पर सरप्लस हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेस देन इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सपोर्ट क्या है हमारा कम है, इंपोर्ट क्या है ज़्यादा, तो करंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाएंगे हम। क्लियर। अब देखो कैपिटल, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन दैट कॉजेज चेंज इन द स्टेटस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, तो ध्यान रखना वो गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट से रिलेटेड था और ये एसेट और लाइबिलिटी के क्रिएशन से था, ठीक। ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड और द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कोई रेसिडेंट कंट्री का पर्टिकुलर। कंपोनेंट्स एफडीआई एंड पोर्टफोलियो, तो इसमें एफडीआई होगा और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये आएगा। लोन्स एंड बॉरोइंग इसमें आएगा, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे, ठीक। नेट अगर ये नेट कैपिटल इनफ्लो इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो, यानी कि नेट कैपिटल इनफ्लो, जो कैपिटल इनफ्लो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो हम सरप्लस में रहेंगे। और नेट कैपिटल आउटफ्लो, नेट मतलब इन आने वाला प्लस माइनस जाने वाला, ठीक, जो पैसा आ रहा है माइनस जा रहा है, तो अगर ये ज़्यादा है, नेट कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा है, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। क्लियर है, एकदम स्पष्ट बात है भाई। गवर्नमेंट हिसाब तो लगाएगी ना कि कितना खा रहे हैं हम, कितना हम खिला रहे हैं बाहर, नहीं तो खाते ही रह जाएंगे। तो इंडिया विल बिकम अ ओवरऑल कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट बनने का फ़ायदा नहीं है ना कि तुम बस इंपोर्ट कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपकी करेंसी क्या हो रही है, बाहर बहुत डिप्रिशिएट हो रही है। अभी दिखाता हूँ कैसे। अब देखो फॉरेक्स समझते हैं, इंटरनेशनल जब हम फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, foreign exchange reserve are the asset denominated in a foreign currency that are held on reserve by a central bank. These may include foreign currencies, bonds, treasury bills and other government security. तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है वो दूसरे देशों की मुद्रा होती है और वो मुद्रा फॉरेन करेंसी हो सकती है, फॉरेक्स रिजर्व में बॉन्ड भी हो सकता है, उस देश किसी देश का ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, और वहाँ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ये सब किसके पार्ट होते हैं हमारे फॉरेक्स के, फॉरेक्स रिजर्व के, ठीक। और ये फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में कौन मेंटेन करेगा, आरबीआई, ठीक। समझ गए, फॉरेक्स रिजर्व जो हम दूसरों देशों की हमारे पास मुद्रा है। अब ये बताओ जितना हमारे पास डॉलर रहेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में हमें इंपोर्ट करने में उतना ज़्यादा मदद मिलेगी, यानी कि हम अपने सामान को खरीद पाएंगे, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस नहीं होगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा जितना दूसरे देशों की मुद्रा रहेगी, ठीक। आपके पास इंडियन रुपी है, मार्केट में कोई इंडियन रुपी पूछ ही नहीं रहा है, भैया जो बेच रहा है डॉलर में बेच रहा है, तो आपके पास डॉलर होने चाहिए, गोल्ड होने चाहिए। बड़े बड़े IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या जो फेडरल रिजर्व हो गया और यूरोपियन बैंक हो गए, उनके क्या होने चाहिए, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब आपके फॉरेक्स के पार्ट होते हैं। इससे दिखाता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी मजबूत है, कितना आप इंपोर्ट करने में सक्षम हैं, ठीक। फॉरेक्स आपको दिखाता है, ठीक।
तो अब बता, यही समस्या हुई थी 1991 में कि भारत के पास फॉरेक्स जो पैसा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, वही फॉरेक्स बचा ही नहीं था, इसीलिए उसको क्या बोल रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब समझ में आया वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों बोल रहे थे। वो जो -63 था ना, वो पॉजिटिव में चला गया था, यानी कि इंडिया के पास फॉरेक्स नहीं बचा था खरीदने के लिए, क्या, इंपोर्ट करने के लिए गुड्स सर्विसेज, यानी कि उस समय इंडिया कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों में क्या चल रहा था, डेफिसिट चल रहा था, ठीक। तो उसी कारण की वजह से 1991 में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, इसे आगे समझेंगे। तो समझ गए फॉरेक्स का क्या महत्व है किसी कंट्री के लिए, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंस है फॉरेक्स का। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज पर द IMF। ये चेंज होता रहा, कभी 5th कभी 4th, इस समय चेक कर लेना, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक है ये 5th है, ठीक। तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा किसके पास फॉरेक्स है, उस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो इंडिया 5वें नंबर पर आता है, ठीक। इंडिया विश्व में 5वें नंबर पर है। फॉरेक्स रिजर्व आर एक्सटर्नल एसेट्स, गोल्ड्स, SDRs, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF का एक ड्राइंग राइट होता है जिसे हम SDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। अभी इसको आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स, कैपिटल इनफ्लो एंड द कैपिटल मार्केट, FDI एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एंड रिजर्व्स इन द IMF, ठीक। ये सारे हमारे किसके पार्ट है, फॉरेन रिजर्व के। कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन रिजर्व, कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो फॉरेन करेंसी एसेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और ये क्या है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन ऑफ IMF। ये सारे हमारे फॉरेक्स रिजर्व के पार्ट होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कौन कौन सा कवर होगा। आउट ऑफ दीज फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड द बिगेस्ट कंपोनेंट आउटफ्लो बाय द गोल्ड, यानी कि फॉलोड बाय द गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फॉरेक्स में है वो क्या है, कैश, फॉलोड बाय गोल्ड, सेकेंड पर गोल्ड है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स में हमारे पास डॉलर हैं, ये सब करेंसी हैं, फिर उसके बाद गोल्ड है, फिर उसके बाद SDR है, फिर वही रिवर्स ट्रांसपोजिशन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंपोनेंट्स बता दिया, फॉरेन करेंसी होंगी, गोल्ड होंगे, और ये स्पेशल ड्राइंग राइट और IMF का रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF में मेंबर कंट्री को उसकी इकोनॉमी के साइज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट और ये रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ठीक। उसको कुछ पेमेंट देना पड़ता है इसके लिए, ठीक। तो इंडिया अपनी कुछ करेंसी में 75% क्या करेगा, वर्ल्ड की करेंसी 75% अपनी करेंसी देगा और प्लस 25% करेंसी वर्ल्ड की देगा। तो उसको यही अधिकार IMF में मिलते हैं, SDF और ये SDR और IMF। तो ये भी फॉरेक्स का भी पार्ट होता है, ध्यान रखना है बस कि SDR और जो हमारा रिवर्स ट्रांसपोजिशन है वो हमारे किसका कंपोनेंट्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व के, ठीक। वाई दे आर हेल्ड, क्यों फॉरेक्स रखा जाता है, मीट एक्सटर्नल पेमेंट, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए एक्सटर्नल पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैनेज रेट वोलेटिलिटी, जो रेट वोलेटिलिटी होती है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, कैसे, मानो डॉलर अगर हमारे पास डॉलर है खूब ज़्यादा मार्केट में, ठीक, और इंडियन रुपी क्या हो रही है, इंडियन रुपी, रुको मैं इससे दिखाता हूँ, मेंटेन कॉन्फिडेंस, मेंटेन कॉन्फिडेंस यानी कि जितना फॉरेक्स रिजर्व रहेगा आप इंपोर्ट करने में उतने कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने सर्विसेज और एक्सपोर्ट करने में। हैंडल एक्सटर्नल स्टॉक्स, जो हमारे एक्सटर्नल स्टॉक्स हैं यानी कि जो हमारे लोन्स हैं उनको इजीली हैंडल किया जा सकता है, उनका पेमेंट क्या है, मतलब वही एक्सटर्नल स्टॉक्स, जैसे कि मान लो कोई क्या नाम है, कोई कंट्री पर्टिकुलर दिवालिया हो गया तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर ना पड़े, उससे रिलेटेड है ना, एक्सटर्नल स्टॉक से रिलेटेड, जैसे कि 1929 में हो गया था, 2008 में हो गया था, ठीक। एक्सचेंज रेट, अब समझते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक। डेफिनेशन, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, दूसरे करेंसी, अपने करेंसी का प्राइस दूसरे करेंसी के टर्म्स में अपनी करेंसी का प्राइस, उसे ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़, अभी 95 है, लेकिन मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक। 95 रुपीज़ आप मानो, ठीक। तो $1 तो ये क्या है, एक्सचेंज बता रहा है, प्राइस बता रहा है एक करेंसी के रिस्पेक्टिव में ये दूसरी करेंसी का प्राइस क्या है, ठीक। एप्रिसिएशन, देखो एप्रिसिएशन होता है फीवर रुपीज़ नीडेड पर डॉलर, यानी कि रुपीज़ बिकम्स स्ट्रॉन्गर। देखो एप्रिसिएशन में क्या होगा कि हम अपनी वैल्यू को, अपने करेंसी की वैल्यू को क्या करेंगे,
क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे अपनी। उससे क्या होगा, इंडियन रुपी क्या होगी, इसके पावरफुल होगी, ठीक। तो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, यानी कि उसकी वैल्यू। और अप्रिशिएशन कब होता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस इन 95 कैसे हो गया, अपने आप हो गया क्या, अपने आप ही हुआ सर, मार्केट फोर्सेस ने उसको डिसाइड किया। मार्केट का डिमांड, इंडियन, इसको रुपी और डॉलर को एक ऑब्जेक्ट, वस्तु के रूप में समझो, डिमांड और सप्लाई की समझ से। तो डिमांड मार्केट में किसकी ज़्यादा है, हाँ डॉलर की। तो डॉलर का रेट ज़्यादा होगा ना, महंगा होगा ना डॉलर इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में। इंडिया की रुपी का इतना कोई मांग है नहीं, बट एशियन कंट्रीज़ में भी इंडिया अपनी रुपी में व्यापार नहीं कर पाता है। तो सोच लो आप क्या स्थिति है। तो जब हम एप्रिशिएट कर रहे हैं तो यानी कि हम अपनी करेंसी को मजबूत बना रहे हैं, डिप्रिशिएट कर रहे हैं यानी कि अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, हम डिग्रेड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को डॉलर या दूसरे फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एग्रीगेट कर रहे हैं, यानी कि मोर रुपीज़ नीडेड पर डॉलर, ठीक। तो ये हम डिप्रिशिएट करते हैं। जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो हम उस समय भी डिप्रिशिएट किए थे, ठीक, अपनी वैल्यू को दूसरे करेंसी के उसमें। अब इससे अंतर फ़र्क क्या पड़ता है एप्रिसिएशन डिप्रिशिएशन से। और देखो अब ये एप्रिस जो तुमने कहा ना कि अपने आप ही हो जाता है ना, अब उसको समझना है कि कैसे ये होता है, ठीक। तो जो सबसे पहले शुरुआती मेजर था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहा था कि $1 मतलब 50 रुपये, फिक्स्ड, उसको कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी कि $1 रुपीज़ 50 रुपये। एडवांटेज क्या थे इसके, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी थी और हेल्प इंटरनल ट्रेड को हेल्प मिलती थी, और रिड्यूसेस रेट अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी थी प्राइस की वोलेटिलिटी में, उसको क्या कर देती थी, स्टॉप कर देती थी। डिसएडवांटेज क्या थे, नीड्स लार्ज फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जब हमारा फिक्स रहेगा 50 रुपये, तो हमें सोचो उसी 50 रुपये $1 के बराबर हैं, तो हमें जब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, मान लो इम्पोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट समझो ना, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो $1 मिलेगा, जो कि इंडियन करेंसी में 50 रुपये के बराबर होगा, ठीक। लेकिन अगर हम मान लो करेंसी को गिरा दें अपनी, 100 रुपये हो गई $1, तो अब हम एक्सपोर्ट किए तो $1 इंडियन करेंसी में 100 रुपये, तो हमें ज़्यादा मिले ना, पैसे ज़्यादा मिले इंडियन करेंसी के फॉर्म में, ठीक। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टली हमारे लिए। क्या हो जाता है इंडियन के प्रॉस्पेक्टिव से, हमारे प्रॉस्पेक्टिव से क्या होगा अगर हम वैल्यू को घटा देंगे तो, हाँ हमारे प्रॉस्पेक्टिव से क्या होगा अगर हम, जैसे $1 100 रुपये था, ठीक, 50 रुपये, तो एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमें कितने, उसको $1 देना पड़ रहा था, ठीक, और 50 रुपये की क्वांटिटी में वो ले जा रहा था। लेकिन जब वो 100 रुपये हो गया तो विदेशी के प्रॉस्पेक्टिव से क्या हो जाएगा, महंगा होगा, और हमारे प्रॉस्पेक्टिव से सस्ता होगा। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या समझ आ रहा है, जा रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं समझा, ऐसे समझो। देखो एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, रुको, अच्छा इसको एक बार देख लो तुम, ये देख लो तीनों। देखो उसमें क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, यानी कि हम $1 इक्वल टू फिक्स कर दे रहे थे, उसके कुछ एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज, ठीक। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये उसके बाद, यानी कि जब उसके आगे हमने जो अपनाया वो फ्लेक्सिबल अपनाया, ठीक। इसमें क्या किया था, डिमांड और सप्लाई से तय होता था कि डिमांड बढ़ने पर क्या होता था, डॉलर महंगा होता था और रुपया क्या होता था, डिप्रिसिएट, और सप्लाई बढ़ने पर डॉलर सस्ता और डिप्रिसिएट होता था। तो यही बात है कि जब डॉलर महंगा होता था, यानी कि डॉलर्स राइजेस, यानी कि डॉलर महंगा होता था, यानी कि डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो डॉलर, ये हमारा डॉलर का क्या है, शिफ्ट हो रहा है डॉलर के प्राइजेस का, और ये सप्लाई ऑफ डॉलर है। तो जब हम क्या करते थे, डॉलर कॉस्टली होता था तो रुपये क्या हो रही थी, डिप्रिसिएट हो रही थी। डिप्रिसिएट मतलब हाँ कमज़ोर हो रही थी, ठीक। तो जब यहाँ पे रुपये कमज़ोर हो रही थी, जब डॉलर महंगा हो रहा था तो रुपये कमज़ोर होगी, तो वही कह रहा है कि डिमांड फॉर डॉलर्स जब राइज होगा मार्केट में तो रुपये क्या होगी, डिप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक। यानी कि पहले देखो, पहले ये डॉलर की डिमांड पहले इतनी थी, ये हमारा डॉलर की डिमांड थी, अब ये डॉलर की डिमांड इतना हो गया, तो ये डॉलर की डिमांड पहले से इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ये जो प्राइस है, प्राइस का वैल्यू पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया, ये प्राइस गिर के यहाँ पे आ गया। देखो ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या था, इनिशियल, तो शुरू में प्राइस ये था और ये
ऐसे उल्टा चलता है, ठीक, यहाँ से चलता है ये, ठीक, निगेटिव स्लोप इधर जाता है, ठीक, यहाँ से 0 2 1 3 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता है, ठीक, ऐसे बढ़ता है इसका। आवाज़ क्या है, बारिश हो रही है, ठीक। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा, और सप्लाई ऑफ डॉलर राइजेस। अगर डॉलर की सप्लाई मार्केट में राइज हो गई सप्लाई, तो आरबीआई सप्लाई को क्या करेगा, राइज कर देगा, फॉरेक्स रिजर्व में जो उसके पास डॉलर है वो बेच देगा। तो जब बेचेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर सस्ता होगा और रुपये मजबूत हो जाएगा। तो यही करता है आरबीआई कि जब डॉलर क्या नाम है कॉस्टलियर होना लगता है, अब इस समय जैसे डॉलर महंगा हो रहा है तो आरबीआई जो उसके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़े हैं उसको ले आके मार्केट में छोड़ देगी, तो डॉलर की डिमांड घटेगी, तो डॉलर क्या होगा, सस्ता होगा और रुपये मजबूत हो जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये जो तीसरा पेज था हमने मैनेज एक्सचेंजिंग, पहले हमने फिक्स्ड देखा, फिर थोड़ा सा वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखा। अब इंडिया सिस्टम जहां मार्केट फोर्सेस मुख्य रूप से तय करते हैं लेकिन आरबीआई जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है, उसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, जो एक्सचेंज रेट तो समझ रहे हो ना कि किस रेट पर दूसरे देश की करेंसी को हम एक्सचेंज करेंगे, दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू इन अपने टर्म्स में, ठीक, अपने करेंसी के टर्म्स में, ठीक। जैसे मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई और दूसरा आरबीआई का इंटरवेंशन मिलके क्या करेंगे, मैनेज फ्लोट करेंगे, इसे डर्टी फ्लोट भी कहते हैं और इसे इंडियाज एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो जो अभी इंडियाज का एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो यही है, कौन सा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो जो मार्केट फ्लोज भी डिसाइड करती हैं प्लस आरबीआई भी डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट हमारा कैसे होगा, ठीक। मार्केट फोर्सेस इस समय डॉलर को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, लेकिन आरबीआई निकल कर आएगा कि डॉलर ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, रुपये कमज़ोर हो रही है, तो वो अपने फॉरेक्स से क्या करेगी, आप बेच देगी पैसा, तो रुपये फिर मजबूत हो जाएगी। तो यही काम है इसका, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। अब देखो ये समझो, इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन देखो, रिवैल्यूएशन और जो रिवैल्यूएशन होता है वो खुद किया जाता है, और ये जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है ये मार्केट फोर्सेस द्वारा होता है। रिवैल्यूएट करेंगे तो गवर्नमेंट करेगी और जो डेप्रिसिएशन होता है और ये मार्केट फोर्सेस का, ठीक। अंतर समझ में आना, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या अंतर है। एप्रिसिएशन गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस द्वारा आता है, रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, ठीक। अब देखो हाई वैल्यू ऑफ करेंसी, हाई वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब समझो, एप्रिशिएट यानी कि करेंसी क्या है, एप्रिसिएट क्या है, एप्रिसिएट जब करेगी हमारी करेंसी एप्रिसिएट करेगी तो क्या होगा, क्या होगा, पावरफुल होगी। अपनी करेंसी जब पावरफुल होगी तो क्या होता है, जब अपनी करेंसी पावरफुल तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। भाई जब रुपये की हमारी मजबूत होगी तो कोई मजबूत होगी तो उसको उसका डॉलर कमज़ोर होगा तो उसके लिए क्या महंगा पड़ेगा इंडियन गुड्स, समझ रहे हो ना। जब हमारी वैल्यू मजबूत होगी तो जो उसे $1 के बदले 85 रुपये मिल रहा था उसे 80 रुपये का है, अब उसे 80 रुपये में के लिए $1 देना पड़ रहा है, पहले वो 85 रुपये के लिए $1 देता था। तो जब हमारा वैल्यू में एप्रिशिएट पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, जब हमारे करेंसी में हाई वैल्यू ऑफ करेंसी की वैल्यू अपने हाई होगी तो हमारे विदेशियों के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, और जब महंगा होगा तो हमसे डिमांड वो कम करेंगे, यानी कि लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड कम होगी जब हमारी हाई वैल्यू यानी कि जब मजबूत होगी करेंसी, ठीक। और जब सस्ती होगी तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे इंडिया से लोग ज़्यादा लेंगे इससे, ठीक। देखो और क्या होगा इसका, लो इन्फ्लेशन, जब हमारी करेंसी कमज़ोर होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, लो। देखो इम्पोर्ट, जब लो इन्फ्लेशन होगा तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो इम्पोर्ट हमारे लिए सस्ता पड़ेगा और एक्सपोर्ट क्या होगा। देखो इसको दोनों के प्रॉस्पेक्टिव से समझना, अगर विदेशी के प्रॉस्पेक्टिव से देखेंगे तो उसके लिए हमारा एक्सपोर्ट महंगा है, और अगर हम इंपोर्ट्स देखें अपने लिए
तो हमें सस्ता हो जाएगा। हम अपने प्रॉस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक। यानी कि अब हम जो $1 की वस्तु को खरीदने के लिए 85 देना पड़ता था, अब 80 देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा ना मुझे, तो हमारा इंपोर्ट सस्ता ना हुआ। तो इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता होगा, लेकिन विदेशियों के लिए जो हमारा एक्सपोर्ट है वो महंगा होगा, ठीक। और लो इन्फ्लेशन, यानी कि इस समय जब महंगा होगा तो इससे इंपोर्ट्स चीपर होंगे, इन्फ्लेशन ओवरऑल प्राइसेस रिमेन्स लो। तो जो ओवरऑल प्राइसेस होंगी लो होंगी, जो लो होंगी तो देखो इन्फ्लेशन लो होगा। कैसे, इसको समझो। देखो जब हमारा क्या नाम है एक्सपोर्ट का लेस डिमांड होगा तो इंडियन करेंसी कहाँ रह जाएगी? इंडिया में, बाहर नहीं जाएगी। यानी कि इंडियन सिस्टम में रहेगी, तो वो इंडियन सिस्टम में रहेगी तो इन्फ्लेशन क्या करेगी? बढ़ानी चाहिए ना इंडियन सिस्टम में। लेकिन लो कैसे हो रहा है ये समझना है। हाई वैल्यू ऑफ करेंसी, जब करेंसी हाई वैल्यू हो जाती है तो हमारे इंपोर्ट्स चीपर होते हैं, समझ रहे हो? इंपोर्ट्स क्या होंगे? हमारे सस्ते होंगे, तो हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं। जब इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो इंपोर्ट्स हम करेंगे, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा ना। जब हमारा वैल्यू की करेंसी हाई है, अपने इंडियन करेंसी, तो हमारी हम इंपोर्ट्स हमारे लिए सस्ते हैं, तो हम विदेश से ज़्यादा सामान मंगाएंगे। जब ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो करेंसी कहाँ जाएगी? आउटसाइड जाएगी। तो जब आउटसाइड जाती है, करेंसी सिस्टम से पैसा निकल रहा है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? हाँ, कम होगा। तो भाई लोगों के पास पैसा नहीं रह जाएगा ना, पैसा रहेगा तब तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन। तो वही कह रहा है, इंपोर्ट जब चीप होंगे, सस्ते होंगे, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो ओवरऑल प्राइसेस रिमेन्स लो, ठीक। और मोर इंपोर्ट्स कैन बी परचेज, कम पैसे में ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे। और डोमेस्टिक प्रोड्यूस मस्ट गेट्स एफिशिएंट, और इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंट प्रोड्यूस कैन नॉट कंप्लीट। तो वही कह रहा है। अभी इंडिया का जो $1 है वो कितना है? 95 रुपीज़, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सुनो, इंडिया का जो $1 है वो 95 रुपीज़ के बराबर है। तो जो 95 रुपीज़ के बराबर है, अब समझो आप कि जब वो हम इस 95 रुपीज़ को 85 रुपीज़ कर दिए, ठीक। तो हमने क्या किया? अपनी करेंसी को कम किया, मतलब मजबूत बनाया। पहले $1 के लिए हमें 95 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 85 ही देने पड़ेंगे, 10 रुपये। यानी कि हमारा भी पैसा मजबूत बना। यानी कि जब हमारी करेंसी क्या हुई? एप्रिसिएट की। एक्चुअल में तो हम घटा रहे हैं, लेकिन डॉलर के कंपैरिजन में वो क्या हो रही है? एप्रिसिएट कर रही है ना। जब वैल्यू कम होने का मतलब है कि डॉलर के बराबर आ रहा है, यानी कि डॉलर की मजबूती में आ रहा है वो। तो जब डॉलर के बराबर आ रहा है, वो डॉलर के करीब आ रहा है, तो अब सोचो, यानी कि हमारी करेंसी क्या हुई? एप्रिसिएट हुई, उसकी बराबरी करने गई। एप्रिसिएट यानी ऊपर उठी ना। जैसे देखो, डॉलर यहाँ है, इंडियन करेंसी 85 यहाँ है। जब $1 रुपये बराबर $1 होगा तो उसको एप्रिसिएट न करना पड़ेगा। अभी 95 पर है, फिर 85, 70, 80, एक दिन $1 इक्वल टू $1, तो उसको एप्रिसिएट बढ़ना पड़ेगा ना उसकी तरफ। तो जब यहाँ पर है डॉलर हमारा 95 से 85 आया, 10 का एप्रिसिएशन हुआ, तो जो ये एप्रिसिएट हुई करेंसी, तो बता रहा है कि जब हमारी करेंसी मजबूत हुई ना, ऊपर चढ़ी तो मजबूत हुई, तो जब एप्रिशिएट होगा तो डॉलर कमज़ोर होगा। तो एप्रिसिएशन, तो या तो कहे इंडियन रुपी एप्रिसिएट कर गई, या कहे डॉलर कमज़ोर, बात वही हुआ ना। तो इंडियन रुपी जब एप्रिसिएट किया, तो मैंने क्या बताया, जब हाई वैल्यू ऑफ करेंसी यानी कि एप्रिसिएट, तो हमारे उस समय में क्या होंगे? एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव। क्यों? ये समझने की ज़रूरत है। हमारी वैल्यू देखो, अभी हम क्या कर रहे थे? लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। हमारा पैसा महंगा हो गया, तो हमारा पैसा महंगा हो गया, तो विदेशी क्या सोचेगा यार कि पहले जो चीज़ वहाँ पे मतलब कम पैसे दे के मिल जाती थी, अब उसी के लिए हमें ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तो अब उसी के लिए भाई डॉलर, चाहे इंडियन करेंसी अप्रिसिएट की तो ये कमज़ोर हुआ, या इसके कहें, तो जब हमें अब विदेशी सोचेगा कि वहाँ से अब सामान महंगा पड़ रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। तो जब कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी तो क्या होगा? कॉम्पिटिटिवनेस लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, मार्केट में
लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि घटेगी उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कोई हमारे गुड्स को नहीं, तो उससे वही कह रहा है कि लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, और इससे हमारा जब हमारी रुपी बढ़ेगी या डॉलर घटेगा तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा, और इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। क्यों इंपोर्ट कैसे सस्ता होगा, अपनी करेंसी मजबूत है, तो जो सामान 85 रुपये दे के हम एक 95 रुपये दे के ले रहे थे $1 में, अब उसे हम 85 रुपये ही दे के, तो हमारे लिए तो सस्ता पड़ा है ना। तो वही कह रहा है कि जब हम क्या जब अप्रिसिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंपोर्ट्स सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे। अब चाहे डॉलर को सस्ता बोले या महंगा बोले, चाहे रुपीस को बढ़ाए, तो दोनों तरीके से वही सेम ही चीज़ है, चाहे इंडियन रुपीस को बढ़ा दो चाहे डॉलर को घटा दो, वही बात हुई ना, अप्रिसिएट कर रहा है दोनों केस में, तो वो हुआ। और सेम इसी का उल्टा है करेंसी, मान लो अप्रिसिएट किया था, अब इंडियन रुपी अभी 95 से 105 हो गई, डिप्रिसिएट कर गई और नीचे चली गई, तो डॉलर मजबूत हुआ, तो विदेशी वाले के लिए फ़ायदा हो गया, तो उसका डॉलर मजबूत हो गया, अब उसके लिए एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, वो सस्ता, और हमारे लिए इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। अब पहले केस में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट क्या थे कम, वो इंपोर्ट क्या थे हमारे ज़्यादा थे, हम बाहर मार्केट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, पैसा बाहर जा रहा था तो इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा था, क्लियर। और दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, अब वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, क्लियर, समझ गए। पूरा की आइडिया मिला कि ये है कि अ बैलेंस इन अ करेंसी वैल्यू इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी ट्रेड एंड प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट। जब ये क्या नाम है, बैलेंस करेंसी का जो वैल्यू है वो बैलेंस लेवल पर रहेगा, तो एक इकॉनमी में वहाँ पे ट्रेड प्राइसेस और ये सब हेल्दी लेवल पर रहेंगे, ठीक। तो ये था हमारा उससे रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज एक बार ख़त्म कर लेते हैं, फिर आप देते हैं ब्रेक, बस यही है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ वेयर करेंसीज आर बॉट और सोल्ड, वो मार्केट जहाँ पर ये करेंसीज हम बेचते खरीदते हैं। आपको डॉलर चाहिए तो आप इंडियन रुपी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, रुपीज़ देके डॉलर परचेज करेंगे, ठीक। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन करेंसी की डिमांड किस किस पर डिपेंड करेगी, जब हम इंपोर्ट करेंगे विदेश से तो उस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। फॉरेन ट्रैवल, दूसरे देश में हम जाएंगे तो उसी देश की करेंसी का यूज करके ट्रैवल करेंगे। फॉरेन एजुकेशन, जब हम विदेश में पढ़ेंगे तो उसकी करेंसी महंगी होगी। हम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, दूसरे देश में अब इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी करेंसी बढ़ेगी। फॉरेन डेब्ट पेमेंट, जब हम फॉरेन का डेब्ट पेमेंट करेंगे तो उसकी करेंसी में डेब्ट पेमेंट होगा। और जब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कब बढ़ेगी, उसकी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करें हम तो हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ेगी, आएगी ना। यहाँ पर हमें डिमांड है, यानी कि यहाँ पे हमें जब ये काम करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, और जब हम ये काम करेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी, इनफ्लो होगी। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो फॉरेन करेंसी, तो ये हमारे फॉरेन करेंसी फॉरेन रिजर्व में जोड़ रहे हैं, और ये हमारे फॉरेन रिजर्व से हटा रहे हैं पैसा। तो ये एडिशन, तो इंडिया किस पर ध्यान देगा कि एक्सपोर्ट बढ़ाए अपना, इंडिया किस पर ध्यान देगा कि विदेश से इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया किस पर ध्यान देगा कि विदेशियों से रेमिटेंस आए, इंडिया ध्यान देगा कि हमारे यहाँ टूरिज़्म डेवलप हो, तभी ना एक्सपोर्ट से रिलेटेड कांडला बंदरगाह को एक्सपोर्ट फ्री मतलब ट्रेड बैरियर फ्री बनाया है वहाँ पे। तो यही सब कारण है। फॉरेन बोरोइंग को क्या करेगा, अगर हम फॉरेन बोरोइंग करेंगे तो हमारे इसके पार्ट होगा कैपिटल अकाउंट का, तो वो भी हमारे फॉरेक्स का ही पार्ट है, ठीक। तो ये है हमारा फॉरेन मार्केट, ठीक। अब यहाँ से हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझें, कैपिटल अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट ट्रेड बैलेंस समझें, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट सरप्लस और कैपिटल अकाउंट पे इनफ्लो समझें और आउटफ्लो समझें, और साथ में उसमें क्या समझें हमने, करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट समझें। ओवरऑल जब हम देखें तो उसको क्या बोल दिए, बैलेंस ऑफ
पेमेंट बोल दिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब कैपिटल और करंट दोनों को मिला के देखें, सर्विस सेक्टर किस में आएगा और गुड्स किस में आएगा वो देख लिए, और जो एसेट और लाइबिलिटी है वो कैपिटल में आएगा वो देख लिए। ठीक, ये क्लियर बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर एक्सचेंज पर आए कि एक्सचेंज होता क्या है, दूसरे करेंसी के सापेक्ष में अपनी करेंसी की वैल्यू, अपने करेंसी का मूल्य, उसे हम बोलते हैं क्या है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व दूसरे देशों की मुद्रा का एक भंडार होता है जो कि हम किस किस फॉर्म में रखते हैं, दूसरे देश की करेंसी के फॉर्म में रखते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं, एचडीआर के फॉर्म में और रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये एचडीआर और रिवर्स ट्रांसपोजिशन दोनों आईएमएफ के वो हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व देख लिए। अब फॉरेक्स रिजर्व जो एक्सचेंज रेट है, कितने टाइप से एक्सचेंज रेट को हम कंट्रोल करते हैं वो देख लिए। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, दूसरा क्या था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था, तीसरा क्या था, जो मार्केट प्लस आरबीआई दोनों का कंट्रोल कर रही थी। इंडिया यही वाला अडॉप्ट करता है जिसमें मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अपने आप करती हैं। तो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन समझा। फिर एप्रिसिएशन में बताया कि एप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। एप्रिसिएशन होने से इंडियन करेंसी की क्या फ़ायदा होता है, डिप्रिसिएशन से क्या फ़ायदा नुकसान होता है। तो दोनों चीज़ एकदम बढ़िया से क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पढ़ेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी खत्म, स्टार्ट करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वी हैव कम थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, क्या कुछ कह रहे हैं क्या, बताना। समझ आ रहा है इंग्लिश में? सो चले इंग्लिश में, ठीक, कंफर्टेबल। देखो, एज वी नो दैट when the World War II was occurred, at that particular time, economic element to war. When the World War occurred, there was an element of the economic, because at that particular time all the economies has been destructed. समझ में आ रहा है whatever I am saying? Okay. All the economics, all the countries which were involved in the World War II destroyed economically. Then after World War, there was a conference related to the establishment of all the countries who have destroyed during the war situation. Their economics has been demolished because their total resources were mobilized towards the war. They have mobilized all their resources towards the wars, and as a result, all their economic activities have been stagnant, and that has resulted to the economic element of war. This is given a need to a conference which was held on the 1944, which is popularly known as the Bretton Woods Conference. And this place is in which country? In which country this place is? Bretton Woods is situated in where? In which country? जर्मनी। आप बताइए, एक ही चीज, जर्मनी। आप बताइए, ब्रिटेन वुड्स कहाँ है? वेयर इट इज लोकेटेड? ब्रिटेन वुड्स पहली बार सुन रहे हैं? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। ब्रिटेन वुड्स इज सिचुएटेड इन यूएसए, न्यू हैम्पशायर में। ठीक, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। याद ये मत सोच लेना कि ब्रिटेन लगाए तो ब्रिटेन में होगा। ठीक, तो ब्रिटेन में नहीं है, ये यूएसए में है, न्यू हैम्पशायर में। और 1944 में जो हुआ, क्यों हुआ मैंने बता दिया ना, वो जो वर्ल्ड वॉर II, दैट वाज द रीजन। There were agreement related to the institution. What was the need after the destruction of these economy? The need arises that we have to rebuild all the economies. After as the World War II ended, all the countries came together and given a proposal to make such an institution to rebuild all these economies again, to give a track to their economic activities. The Bretton Woods Conference given two institutions, World Bank and IMF. These both are also known as Bretton Woods twins. Bretton Woods twins, who World Bank and IMF. IMF provides loans for the development purposes से related लोन कहाँ पे मिलेंगे? वर्ल्ड बैंक में। IMF क्या करेगा? स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो वर्ल्ड का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कौन स्टेबल रखेगा? IMF। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। और जो WTO है वो 1995 में बनता है, वो इससे रिलेटेड ही है, बट इसका इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है। इन दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। ठीक,
कहाँ से निकल के आई ये दोनों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर, पूरे देश में जो व्यापार का वो था कि कैसे व्यापार होगा, उसका ट्रेडिंग ऑर्डर निर्धारित करने के लिए किसने बनाया? अरे यार ये फर्दू नहीं रहा है क्या? रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर। रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर मीन्स नियम होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई जैसे देखो, अगर हम इंडिया अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तो क्या होगा? सब उसके एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट सस्ते होंगे मार्केट में सस्ते होंगे, तो एग्रीकल्चर जब बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसका एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट सबसे सस्ता होगा। तो यूएसए इंटरप्ट करेगा कि सर आप इतनी सब्सिडी देके हमारा जो ग्रेन है वो महंगा पड़ रहा है ना, आप सब्सिडी दे रहे हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती है। दैट्स वाई ये WTO का ज़रूरत था। ठीक, लग रहा होगा गुटखा खाए हैं सर, उसमें लग रहा होगा कैमरे में, जो जिसे नहीं पता होगा। ठीक, देखो नीड ए स्पेशल एजेंसी टू फाइनेंस द कंट्रीज रेवेज्ड बाय द वॉर, जो वॉर के थ्रू रेवेज हुए उसके लिए निकल के आया IBRD, एंड टू गिव लोन टू द कंसेशनल रेट्स टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी हैं उनको क्या करने के लिए? कंसेशनल रेट पर रेट देने के लिए IDA दो निकल कर आए, और इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज IBRD प्लस IDA। ये क्या कर रहा है? ये जो वॉर में रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे रहा था, और ये किसके लिए? जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके लिए, ठीक, लोन दे रहा था कंसेशनल रेट पर। ठीक, अब ये एडवांस इकोनॉमिक्स को भी देता है साथ में, जैसे कि जो इंडिया एडवांस इकोनॉमिक्स में है, जो टॉप इकोनॉमिक्स में। देखो वर्ल्ड बैंक निकला, दो रीजन। अब देखो, नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम रिगार्डिंग BPO, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम की क्राइसिस, इन सब से रिलेटेड जो फाइनेंस होगा ग्लोबल, और टू नीड ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी गिव हेल्प टू द कंट्रीज फेसिंग एक्चुअल और पोटेंशियल BPO क्राइसिस। BPO क्राइसिस क्या है? जब वो BPO डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी पेमेंट करने की क्षमता ही, जैसे इंडिया का 1991 में, तो इन दोनों से चीज़ों से, क्योंकि उस समय क्या था, वार के समय सब क्या हो गए थे, सबकी कहानी हो गई थी एक तरफ से, सब सारी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, किसी के पास पैसा ही नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, तो फिर से ट्रैक पर लाने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF निकल कर लाए। ये दो डेवलपमेंट के लिए, और ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए IMF है। देखो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश्ड 1944, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। मेजर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मॉनेटरी, यानी कि जो मॉनेटरी है दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बनाने के लिए। ठीक, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट बदल रहा है उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, मान लो कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रहा है तो उसको सपोर्ट देना। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर ऑफ कंट्रीज, जो सदस्य देश हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। ठीक, मान लो वो दिवालिया होने के क्रम में है तो उस समय पे उनको कुछ कंसेशनल रेट पर लोन देना। जैसे पाकिस्तान, अक्सर देखते हो बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान, सुनते हो ना कि बेल आउट पैकेज दिया गया किसको? पाकिस्तान को, IMF के द्वारा, सुने हो कि नहीं? तो IMF को देना। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक, अब देखो IMF का कोटा समझे, एवरी IMF मेंबर हैज़ अ कोटा, जो भी इसका सदस्य है उसको कोटा मिलता है। कोटा ब्रॉडली रेफर टू अ कंट्रीज पोजीशन, तो कोटा जो होता है उस कंट्री के पोजीशन को बताता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसी उसकी पोजीशन होगी वही कोटा यहाँ पर दिया जाता है, उसी के बेस पर होता है ये कोटा और इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर अफेक्ट इन IMF फाइनेंशियल कंडीशन, एक्सेस टू द IMF रिसोर्स, वोटिंग पावर। जो कोटा मिलता है उससे IMF का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है।
कोटा के अकॉर्डिंग जितना आपका कोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आईएमएफ का को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना होगा हर इकॉनमी को, ठीक। जितनी ब्रॉड इकॉनमी होगी उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ठीक। और एक्सेस टू आईएमएफ रिसोर्स, और जितना आपका कोटा होगा उतना आपको आईएमएफ के रिसोर्स का एक्सेस होगा। और वोटिंग पावर, जितना आपका कोटा होगा उतना आपकी वोटिंग पावर होगी। और ये कोटा किससे डिसाइड हो रहा है? कोटा कंट्रीज पोजीशन इन द वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी में कंट्री का क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कोटा डिसाइड हो रहा है, ठीक। क्लियर? ये होता है कोटा। अब समझो आईएमएफ में एचडीआर क्या है। आईएमएफ एंड एचडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एचडीआर इज नॉट ए करेंसी, ये कोई करेंसी नहीं है। इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनबी, जापान येन और पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 करेंसीज का एक बास्केट है, ठीक। कौन? एचडीआर, ठीक। और इसी अपनी अपनी करेंसी जो मेंबर कंट्री होंगे अपनी करेंसी कुछ देते हैं और कुछ विदेश की करेंसी देते हैं, ठीक। अपने कोटा के अकॉर्डिंग जितना उनका कोटा है, और उसी कोटा के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलता है? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उतना ही देना पड़ता है, और उसी कोटा के अकॉर्डिंग उनको वहाँ के रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है, और उसी कोटा के अकॉर्डिंग उनको वोटिंग पावर दी जाती है, ठीक। तो ये 5 करेंसी होती हैं आईएमएफ के एचडीआर मार्केट की, ठीक, याद रखना। द आईएमएफ आइडेंटिफाइज कोटा एज इट्स मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब जो कोटा होता है उसी से क्या करता है? फाइनेंसिंग का इसका मेन सोर्स होता है, यही कोटा से। भाई आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब सारी कंट्रीज जो मेंबर होंगी अपने कोटा के अकॉर्डिंग उसको कुछ कंट्रीब्यूट की रहे होंगी, तब तो किसी की इकॉनमी को उधार दे पाएगा। कल को तुम्हारे यहाँ समस्या आ गई तो तुम्हें भी तो उधार देगा। तो एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है बीच में, सबका पैसा थोड़ा थोड़ा ले लिया है। तुम्हें समस्या आई ले लो, तुम्हें समस्या आई ले लो, ऐसे। लेकिन फ्री में नहीं, कुछ कोलेटरल रखवाएगा, कुछ कंडीशंस इम्पोज करेगा। जैसे 1991 में इंडिया में ने भी लिया था आईएमएफ से, तो इंडिया ने गोल्ड रखा था सब, और प्लस कुछ कंडीशन मानी थी, एलपीजी की मानी थी ना। तो वही होता है कि बिना कंडीशन के नहीं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग देखो, बिगर इकोनॉमिक वेट आपका वर्ल्ड में जितनी बड़ी इकॉनमी रहोगे आप, ठीक। मानो भारत का तीसरी, चौथी, 5वीं नंबर की इकॉनमी, तो जनरली लार्जर कोटा, आपका कोटा क्या होगा? बड़ा होगा, और आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस भी होगा, और ज़्यादा वोटिंग राइट भी होगा। ग्रेटर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड वोटिंग वेटेज, ठीक। मतलब वेटेज आपकी इकॉनमी के साइज पर डिसाइड होगा कि आपको कोटा कैसा मिलेगा और आपको कंट्रीब्यूशन उसमें कितना देना पड़ेगा। कोटा एंड वोटिंग शेयर्स ऑफ द लार्जेस्ट आईएमएफ मेंबर, सबसे ज़्यादा यूएसए का है, फिर जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, और 8वें नंबर पर इंडिया आता है। 2.75 इंडिया का वो है, ये एचडीआर का वो कोटा जो है, ठीक। निर्मला सीतारमण उस समय गवर्नर थी, और ये संजय मल्होत्रा उस समय अल्टरनेट थे वहाँ के मल्होत्रा, और 2 टोटल परसेंट ऑफ वोट। इसका वो इंडिया का जो 2.6% क्या है उसका वोट का शेयर है ये कोटा, और ये परसेंट शेयर जो उसके आईएमएफ के रिजर्व है, आईएमएफ का जो कंट्रीब्यूशन इसका इंडिया 2.75% क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे 2.63 उसको वोटिंग राइट दिया गया है। तो ऑलमोस्ट क्या है, जितना हमने वो किया है उतने ही के बराबर क्या है हमारा, ये है एचडीआर का वो है वोटिंग का राइट। क्लियर? कहाँ पे? ये नंबर ऑफ वोट्स कंट्रीज, यहाँ पे ऐसे होता है कि जो मेंबर होता, देखो मैं दिखाता हूँ आगे लिखा, ये देखो, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर वर्सेस एग्जीक्यूटिव, देखो इसको समझो। ये जो हमारा आरबीआई होता है इसमें एक तो होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक गवर्नर पर मेंबर, यानी कि एक गवर्नर होता है पर मेंबर, यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जो गवर्नर होगा हमारा कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर देश का, जो भी मेंबर कंट्रीज होगी, ठीक, या सेंट्रल बैंक का गवर्नर, ठीक। मेजर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन, जो मेजर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन आईएमएफ का लेगा वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक।
मीटिंग जनरली एनुअली, ये साल भर में। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो मेंबर कंट्री हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर या उनके सेंट्रल बैंक के जो वो हैं, वही जाके यहाँ पे क्या करते हैं, हर साल मीटिंग जनरली एनुअली। तो जो मेजर डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग, और ये 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंडिंग, सर्विलांस एंड ऑपरेशन वर्क्स एंड कम्युनिटी, जो वोट पूछ रहे हो, इस 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या पूरी इंडिया का पूरा वर्ल्ड कवर हो जाएगा क्या? और 25 लोग मतलब आप पूरा सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। तो 25 लोगों में से जो इंडिया का पर्सन होगा वो इंडिया में, इंडिया को, भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करेगा और वो कलेक्टिव उसका वोट होता है। क्लियर? तो ये है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आईएमएफ का स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी आती है उसके नीचे, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ गवर्नर, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आईएमएफ। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट्स द गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर। ठीक, यूजुअली द फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर रिप्रेजेंट्स द कंट्री और मीट्स नॉर्मली वंस अ ईयर, डील्स विद द मेजर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन सच एज कोटाज एंड मेंबरशिप। कोटा और मेंबरशिप किसको क्या कैसे मिलना होगा वो कौन करता है? हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर। यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर में देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दिस इज द डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएमएफ लेंडिंग डिसीजन। आईएमएफ का जो लेंडिंग डिसीजन होगा, किसको उधार देना है किसको नहीं देना है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और इकोनॉमिक सर्विलांस ऑफ द मेंबर कंट्री, इकोनॉमिक सर्विलांस करेंगे कि उसका कैसा स्थिति है, किस तरीके से उसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, ये सारी चीज़ें। ठीक, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोई पॉलिसी है आईएमएफ की तो वो इंप्लीमेंट कराएगा कौन? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जनरल ऑपरेशन ऑफ आईएमएफ, जो जनरल ऑपरेशन डे टू डे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज चेयर्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बोर्ड करता है। करंट स्ट्रक्चर, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज 25 डायरेक्टर्स, रिप्रेजेंट्स द आईएमएफ्स 191 मेंबर कंट्रीज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक, और मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर chairs the executive board, serves as the IMF chief executive and oversees the day-to-day operation of the IMF if assisted by the deputy managing director। किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो IMF क्या, एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके नीचे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इसको क्या करता है? बोर्ड करता है। और आईएमएफ के जो गवर्नर्स हैं उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर कंट्री के अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या तो क्या सेंट्रल के बैंक के जो आरबीआई गवर्नर्स होते हैं। आईएमएफ क्लियर? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल गया है 1944। क्लियर? कोटा कैसे दिया जा रहा है? उसकी इकोनॉमी के साइज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक, 3 चीज़ होता है, एक इकोनॉमी के साइज के अकॉर्डिंग, एक ओपननेस के साथ कि इकोनॉमी कितना ओपन है, और एक चीज़ और होता है, तो 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका कोटा डिसाइड होता है। ठीक, देखो वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। और वो क्या कर रहा था? वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख रहा था कि कोई कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के उसमें चाहिए कि नहीं। ठीक, कोर पर्पस क्या है? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्लस पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, कोर पर्पस है इसका। इट्स प्राइमरली फाइनेंसेस प्रोजेक्ट दैट इम्प्रूव्स अ कंट्रीज प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान रखना, वो किसको प्राइमरली? प्रोजेक्ट्स दैट इम्प्रूव द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड। एग्जांपल, रोड, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इरिगेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर, वाटर सैनिटेशन और ये रूरल डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक, फीचर क्या है वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। उसका कहाँ था? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, वर्ल्ड बैंक को देखो,
वर्ल्ड बैंक कवरेज ग्लोबल, इसका मेनली एशिया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट दो हैं अलग। सेम जैसे वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड के स्तर पर, एशिया में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसे हम ADB बोलते हैं। ये मेनली एशिया पैसिफिक लोगों को सेम चीज़ प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1944 में, उसका 1966 में। ध्यान रखना, सुनो, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में, इसका मनीला में है। और ये मेन फोकस कहाँ पे है इसका? डेवलपमेंट पे, और ये भी डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड का डेवलपमेंट बैंक है और ये एशिया पर्टिकुलर का है, ठीक। पॉवर्टी रिडक्शन मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका, इसका भी मेजर ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक। WTO, एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी बताओ? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान नहीं है आप लोगों का, ध्यान दो। 1966। एशियन डेवलपमेंट का पूछ रहा था मैं, ADB ये लिखा है 1966। ध्यान दो भैया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द WTO इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एस्टैब्लिशेस एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द रूल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एमंग कंट्रीज। दूसरे देशों के बीच में ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड का रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन को कौन डिसाइड करता है? WTO। रूल बेस्ड ऑर्डर बताता है कि रूल से चलेगा ट्रेड। ऐसा नहीं है इस समय ट्रेड WTO का बात नहीं उठती है कि ट्रम्प का जब से गवर्नमेंट शासन आया है WTO मतलब ठंडे बस्ते में चला गया, उसका कोई वो ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो WTO के रूल्स मानते ही नहीं हैं, WTO को कोई वो ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने WTO पर अभी उसके एग्जिस्टेंस पर थ्रेट टाइप का है। WTO रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम के लिए जाना जाता है WTO। पहले WTO से पहले क्या था? GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब वही GATT, आप ये हमारा एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1947। इट्स प्राइमरी फोकस, इसका प्राइमरी फोकस था ट्रेड इन गुड्स एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या है? जैसे सब्सिडी दे देना, ये ट्रेड बैरियर है ना। इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देना, ये सब ट्रेड बैरियर है ना, कि भाई अमेरिका से जो सामान आ रहा होगा उस पर हम 50% ट्रेड बैरियर वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये WTO है। समझ रहे हो कि भैया तुम अपना सामान तो, हमारा सामान तो अपनी इकोनॉमी में नहीं जाने दे रहे हो और अपना आके हमारे यहाँ बेच रहे हो, तो ये भी ट्रेड। अब ये जो अभी देख रहे हो ना, ट्रेड वॉर चल की सिचुएशन, टैरिफ खेल रहे हैं सब लोग, तो यही तो है। WTO बेचारा कंट्रोल करके भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसका बात ही नहीं मान रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसीलिए कि अमेरिका कहता है कि इतना टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, उतना टैरिफ लगा दूंगा, चाइना के ऊपर, अमेरिका, बांग्लादेश के ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो वही बात है, और इसी को कंट्रोल करता था WTO। अब WTO की वो कोई बात ही नहीं मान रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, WTO का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो जो GATT था वो 1947 में प्राइमरली फोकस क्या किया? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड बैरियर लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंग